हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि गाइज पॉसिबली रिवील हो चुका है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली के ऊपर किसने अटैक किया था। AEW बहुत ही जल्द अपनी एक डॉक्यूमेंट्री लाने वाली है। टोनी खान ने रिवील किया कि क्यों AEW अपने डायनामाइट शो पर बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशंस को मेंशन करती है। क्रिस जेरिको ने अपने डिनर सेगमेंट को लेकर एक और नई स्टोरी शेयर की है और FTR ने भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, जिन अपडेट्स के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और गाइज अगर आप ये अपडेट्स जानना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW की डॉक्यूमेंट्री की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW किस चीज को लेकर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रही है। तो गाइज करंटली AEW कंपनी एक नई कंपनी है और AEW के पास WWE जैसा खुद का नेटवर्क भी नहीं है जहाँ पर वो अपनी सभी चीजें स्टोर कर सकती है और पब्लिक डिमांड पर पब्लिक को सभी चीजें टाइम टू टाइम डिलीवर कर सकती है। पर इसके बावजूद भी AEW एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और AEW का नया प्रोजेक्ट कुछ और नहीं बल्कि AEW की नई डॉक्यूमेंट्री है, जो डॉक्यूमेंट्री करंटली AEW डायरेक्टर एक्स कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में तैयार कर रही है। और यहाँ पर AEW WWE जैसे किसी भी सुपरस्टार के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार नहीं कर रही, बल्कि गाइज यहाँ पर AEW के फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट्री के तौर पर AEW अपने फर्स्ट ईयर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रही है, जिस डॉक्यूमेंट्री में हमें AEW के फर्स्ट ईयर की सभी चीजें पता चलने वाली है कि AEW के फर्स्ट ईयर में टेलीविजन के ऊपर और बिहाइंड द सीन्स कैसे काम चल रहा था और AEW के बैकस्टेज में कैसा माहौल होता है और AEW अपने सभी चीजें किस तरीके से प्रोड्यूस करती है। ये सभी बातें हमें AEW के नए डॉक्यूमेंट्री में पता चलने वाली है। पर गाइस अब तक AEW ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्री कब तक और कहां पर देखने को मिलने वाली है। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप AEW के फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं, और क्या मुझे हमारे चैनल पर AEW के फर्स्ट ईयर की डॉक्यूमेंट्री कवर करनी चाहिए या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW क्यों अपने डायनामाइट शो पर बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशंस को मेंशन करती है। तो गाइज अगर आप AEW के डायनामाइट शोज या फिर AEW के डार्क शोज रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि AEW के कमेंटेटर कमेंट्री करते समय AEW के डायनामाइट शो पर या फिर AEW के डार्क शो पर बहुत सारे रेसलिंग प्रमोशंस को मेंशन करते हैं। और AEW ने कई बार अपने डायनामाइट शो पर WWE या फिर कई सारे रेसलिंग प्रमोशन को मेंशन किया है, जो कि हम WWE के टेलीविजन पर WWE के कमेंटेटर्स की तरफ से नहीं देखते, क्योंकि WWE के कमेंटेटर उसी तरीके से कमेंट्री करते हैं जिस तरीके से विंस मैकमैन चाहते हैं। पर गाइज यही AEW के अपने डायनामाइट शो पर बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशंस को मेंशन करने के ऊपर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू में टोनी खान से सवाल पूछा गया कि AEW अपने डायनामाइट शो पर बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशंस को मेंशन क्यों करती है, जैसे कि WWE या फिर बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज। तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि AEW अपने डायनामाइट शो पर कई बार डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली WWE को मेंशन करती है और ये AEW को करने की जरूरत भी है, क्योंकि गाइज AEW कंपनी रेसलिंग इंडस्ट्री में नई कंपनी है और AEW को भी रेसलिंग इंडस्ट्री में अपना इम्पैक्ट बनाना है। इसलिए AEW ने कई बार WWE को अपने टेलीविजन पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेंशन किया है। पर गाइज यहाँ पर WWE को छोड़कर बाकी सारे छोटे छोटे रेसलिंग प्रमोशंस को मेंशन करने के ऊपर टोनी खान ने कहा कि AEW से छोटे बाकी सारे रेसलिंग प्रमोशन को अपने डायनामाइट शो पर मेंशन इसलिए करती है क्योंकि गाइज टोनी खान चाहते हैं कि AEW की इंटरनेशनल फैंस इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज को भी देखे और इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज को भी एंजॉय करे, क्योंकि गाइज फैंस बड़े बड़े रेसलिंग कंपनियों के शोज तो आराम से देख लेते हैं, पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग में बड़े बड़े रेसलिंग कंपनियों से भी बहुत ही बढ़िया रेसलिंग होती है, जो रेसलिंग देखना खुद टोनी खान एंजॉय करते हैं। इसलिए गाइस टोनी खान चाहते हैं कि AEW के फैंस इंटरनेशनल रेसलिंग के साथ साथ इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज भी देखे, जिस वजह से AEW अपने डायनामाइट शो पर बाकी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग शोज को भी मेंशन करती है। जो बात टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है कि टोनी खान बाकी सारे फैंस को इंडिपेंडेंट रेसलिंग की तरफ लाना चाहते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि टोनी खान का ये जेस्चर आपको कैसा लगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्रिस जेरिको ने अपने लेडिनर डेब्यूनियर सेगमेंट के बारे में और कौन सी डिटेल शेयर की है। तो गाइज अगर आपने AEW के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और MJF का डिनर सेगमेंट देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्रिस जेरिको और MJF का डिनर सेगमेंट कितना बढ़िया और कितना फनी था, जो डिनर सेगमेंट काफी सारे फैंस को पसंद आया। पर गाइज काफी सारे फैंस उस डिनर सेगमेंट से काफी ज्यादा नाखुश है और उस डिनर सेगमेंट के बाद क्रिस जेरिको ने उस डिनर सेगमेंट को लेकर काफी सारी स्टोरी शेयर की थी। पर गाइज करंटली अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने अपने डिनर सेगमेंट को लेकर एक और नई स्टोरी शेयर की है और यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि क्रिस जेरिको को AEW के डायनामाइट शो पर अपना डिनर सेगमेंट करने का आइडिया कैसे आया। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि गाइज AEW कंपनी में ज्वाइन होने के बाद से क्रिस जेरिको WWE के काफी सारे पुराने मैचेस और पुराने सेगमेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि गाइज क्रिस जेरिको को क्लासिक WWE सेगमेंट्स देखना बहुत पसंद है और
करंटली क्रिस जेरिको WWE के पुराने सेगमेंट्स इसीलिए देख रहे हैं कि गाइस WWE के पुराने सेगमेंट्स देखने के बाद क्रिस जेरिको को AEW के डायनामाइट शो पर करने के लिए नई नई चीजों का आइडिया आ सके। और यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने बताया कि क्रिस जेरिको ने हाल ही में WWE का विंस मैकमैन और हल्क होगन का एक सिंगिंग सेगमेंट देखा था और उसी सिंगिंग सेगमेंट को देखने के बाद क्रिस जेरिको को AEW में लेडी ने डेब्यूनियर का सेगमेंट करने का आइडिया आया, जो बात क्रिस जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। और अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विंस मैकमैन ने सिंगिंग भी की थी, जो सेगमेंट आप करंटली WWE के चैनल पर देख सकते हैं। और उसी सेगमेंट को देखकर क्रिस जेरिको को AEW में अपना लेडिनर डेब्यूनियर सेगमेंट करने का आइडिया आया। और AEW के क्लासिक सेगमेंट के पीछे भी विंस मैकमैन का हाथ है और यही अपने डिनर सेगमेंट को लेकर एक स्टोरी क्रिस जेरिको ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW की टैग टीम FTR ने कौन सी नई अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो गाइज मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि PWI नाम की एक रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सालों से रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव है। और गाइज ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप 100 रेसलर्स की लिस्ट निकालती है और इस साल के PWI के टॉप 100 रेसलर्स की लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर जॉन मॉक्सली आ चुके थे और PWI के टॉप 50 विमेंस रेसलर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर WWE सुपरस्टार बेली आई थी। पर गाइज हाल ही में PWI ने अपने टॉप 50 टैग टीम्स की लिस्ट निकाली है, जिस लिस्ट के अगर हम टॉप 10 टैग टीम्स के बारे में बात करें तो गाइज इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है रोपंगी 3K जो कि एक जापानीज टैग टीम है। नंबर 9 पर आती है कबूकी वॉरियर्स, नंबर 8 पर आते हैं न्यू डे, नंबर 7 पर आते हैं लूचा ब्रोज, नंबर 6 पर आते हैं गोरिल्लाज ऑफ डेस्टिनी, नंबर 5 पर आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, नंबर 4 पर आते हैं द नॉर्थ, नंबर 3 पर आते हैं द गोल्डन रोल मॉडल्स, नंबर 2 पर आते हैं केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और इससे आप समझ सकते हैं कि गाइज इस साल की PWI टॉप 50 टैग टीम्स की लिस्ट में FTR नंबर 1 पर आए हैं, जो कि FTR के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है जो कि FTR ने WWE कंपनी छोड़ने के बाद ही अचीव कर ली है। और अपने इसी अचीवमेंट के बारे में विंस मैकमैन को टैग करते हुए FTR ने एक फोटो भी पोस्ट किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाइज FTR और विंस मैकमैन मिलकर PWI के टॉप 50 टैग टीम्स की लिस्ट को देख रहे हैं, जिस लिस्ट पर नंबर 1 पर है FTR। जिस चीज से FTR ने विंस मैकमैन को ट्रोल कर दिया है कि गाइज विंस मैकमैन ने FTR को अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। पर गाइज FTR को PWI के टॉप 50 टैग टीम्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आने के लिए कांग्रेचुलेशन। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि FTR के विंस मैकमैन को ट्रोल करने के ऊपर आप क्या सोचते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली के ऊपर किसने अटैक किया। तो गाइज अगर आपने हमारा लास्ट वीक का AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के पहले जॉन मॉक्सली के ऊपर किसी ने तो बैकस्टेज से अटैक किया था, जिससे कि जॉन मॉक्सली लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं कर पाए थे। और इसके बाद जॉन मॉक्सली को लेकर बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि जॉन मॉक्सली के ऊपर किसने अटैक किया था। और करंटली जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए सबसे रूमर्ड नाम जिसका है वो कोई और नहीं बल्कि AEW की मॉन्स्टर लांस आर्चर है। क्योंकि गाइज हमने पहले भी देखा था कि जब लांस आर्चर जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर थे, तब हमें लांस आर्चर बैकस्टेज जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। और करंटली मानना ऐसा जा रहा है कि गाइज अपना AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हारने के बाद लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली से बदला लेने के लिए जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया है, जो रूमर्स पॉसिबली सही भी हो सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर एक रेडिट यूजर ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उसने बताया कि गाइज जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि केनी ओमेगा के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर एडम हैंगमैन पेज ने किया है। और ये इस वजह से क्योंकि गाइज लास्ट वीक जब जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक हुआ था तब जॉन मॉक्सली जिस पोज में गिरे थे वो पोज क्रिश्चियन मान्यताओं के हिसाब से हैंगमैन की पोज है, जिसका प्रूफ देने के लिए उस रेडिट यूजर ने एक फोटो भी शेयर किया है। और हम देख सकते हैं कि गाइज जॉन मॉक्सली बिल्कुल उसी पोज में गिरे हैं, जो कि AEW का फैंस के लिए एक ईस्टर एग हो सकता है कि लास्ट वीक जॉन मॉक्सली के ऊपर किसी और ने नहीं बल्कि एडम हैंगमैन पेज ने अटैक किया था। और अगर फाइनली एडम हैंगमैन पेज ही आदमी निकलते हैं जिन्होंने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक किया है तो गाइज AEW के क्रिएटिव को मानना पड़ेगा, क्योंकि गाइज AEW की क्रिएटिव प्रोसेस बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और अगर जॉन मॉक्सली के ऊपर एडम हैंगमैन पेज ने अटैक किया है तो गाइज फ्यूचर में AEW की स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया होने वाली है। पर फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि गाइज जॉन मॉक्सली के ऊपर एडम हैंगमैन पेज ने या फिर लांस आर्चर ने अटैक किया था। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जॉन मॉक्सली के ऊपर किसने अटैक किया था। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?